नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे संसद के अंदर की कहानी कि आज संसद के भीतर क्या क्या हुआ, बाहर जो प्रदर्शन हो रहे थे, जो बयानबाजी हो रही थी, वो सब आपने देखा है। लेकिन अंदर गलियारे के भीतर क्या क्या हो रहा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से बिल पास हो गया। एक जगह से वंदे मातरम का लोकसभा से, यानी कि संसद की आज मुहर लग गई। कल राज्यसभा से पास हुआ था और आज संसद की मुहर जो है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, वो भी पास हो जाएगा, उस पर भी मुहर लग जाएगी। साथ ही सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसकी बैठक हुई। उस बैठक में कौन कौन थे, वहां पे क्या क्या हुआ, प्रधानमंत्री, ये संसद भवन के भीतर ये बैठक हुई थी। और जो कैबिनेट होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, जो मुकेश दीक्षित डीआईबी हैं, वो लंबे समय तक बातचीत करते रहे, बैठक होती रही अमित शाह के साथ उनकी। उसमें क्या क्या हुआ और एफसीआरए जो है वो विधेयक, जो संशोधन विधेयक है, वो पेश करने का दिन जो है वो तय हो गया है, किस दिन पेश होगा। इन तमाम चीजों को हम समझेंगे और संक्षेप में समझाने की आपको हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अब सरकार किसी भी स्थिति में सारे विधेयक पास करवाएगी और वो सिलसिला शुरू हो गया है। कल भी कुछ विधेयक रखे जाएंगे, कल भी पास होंगे, जो चीजें होंगी हम आपको कल फिर बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है इसमें कि आज सीसीएस की वहां पे बैठक हुई और बैठक में कौन कौन लोग थे ये समझ के आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें क्या क्या हुआ होगा, किस मुद्दे पे बैठक हुई है। बाद में डिटेल जानकारी आएगी उसमें कि क्या फैसला हुआ। लेकिन उसमें हरदीप पुरी थे, पेट्रोलियम मंत्री, उसमें एस जयशंकर भी थे, विदेश मंत्री, उसमें निर्मला सीतारमण भी थी, वित्त मंत्री, उसमें अमित शाह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, जेपी नड्डा भी थे। केमिकल फर्टिलाइजर भी उनके पास है। यानी कि अभी जो पश्चिम एशिया का संकट हुआ है और जो वहां गढ़ाता जा रहा है, हूती भी हमला कर रहे हैं, जो सऊदी अरब के जहाजों पे, सऊदी अरब ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान में खासतौर पे, इराक में ईरान के जो ठिकाने थे उस पे, और अमेरिका तो है ही उसमें। यानी कि वो एक्सपैंड हो रहा है और पूरा का पूरा पश्चिम ऐसा जल रहा है। उसमें केमिकल फर्टिलाइजर, जितने भी खाद आते हैं हमारे पास, उर्वरक जो आता है, उसकी चीजें खराब हो सकती हैं, सप्लाई रुक सकता है, तो उससे कैसे निपटेंगे। तेल का जो थोड़ा बहुत आ रहा था सऊदी अरब से, वो रुक सकता है, उसको हम कैसे करेंगे। और जो देश पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, जो फिर से $100 के आसपास जो तेल की कीमतें पहुंच गई हैं, तो वो कैसे होगा, कहां सप्लाई चेन होगा, इन तमाम रणनीति को लेके उस पर चर्चा हुई है और वो सरकार उसके हिसाब से काम करी। तो सीसीएस की बैठक की बात हो गई। दूसरी बात कि जो अमित शाह के साथ जो बैठक थी, लगभग 2-2.5 घंटे तक बैठक चलती रही, गोविंद मोहन की, जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी, और डीआईबी की। तो वो जो बैठक मुख्य तौर पे थी वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थी कि देश में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। कई जगह आपने देखा होगा प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्नाटक में भी वो कावेरी जल विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में किसानों का चल रहा था। ऐसे कई जगह, और कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो फिर से कह रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे। तो सिचुएशन क्या पूरे देश में है, कहां कहां क्या हो रहा है। चंडीगढ़ में जो कल हुआ, जो बारिश दे पंजाब वालों ने जो प्रदर्शन किया, तो ये सब चीजों पे ब्रीफिंग दी गई, एक एक डिटेल उन्होंने लिया और अमित शाह ने डिटेल निर्देश दिए कि आगे क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। और संबंधित राज्यों में जो डीजीपी हैं, बाकी लोग हैं, उनको कैसे निर्देश देना है, इन तमाम पे समीक्षा की बैठक थी मुख्य तौर पे। वो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात अब आते हैं कि जो महत्वपूर्ण फैसला था, जो डिसीजन हुआ है, वो हुआ है एफसीआरए को लेके। एफसीआरए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, यानी कि कोई भी संस्था अगर विदेश से कोई सहायता लेती है तो उसको एफसीआरए का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने टाइट कर दिया है नॉर्म्स। पहले भी हुआ है, लगभग 22,000 करोड़ जो है वो हर साल जो है विदेशी चंदा आता है एनजीओज को। 16,000 एनजीओ हैं और उस चंदे का दुरुपयोग होता है। बहुत सारी चीजें आई हैं, यहां तक कि अभी तो मैंने उस दिन आपको वीडियो में बताया था कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं
उसमें कैसे एफसीआरए के तहत जो चंदा, विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ उनकी सहायता कर रहे हैं, वो डिटेल हमने आपको बताया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 22,000 करोड़ है, अगर ये एफसीआरए कानून पास हो गया तो कोई भी कंपनी को जो चंदा आ रहा है उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा, कहां कहां उपयोग हुआ है। अगर कोई गड़बड़ी उसमें हुई, एफसीआरए लाइसेंस किसी गड़बड़ी के कारण आपका निरस्त हो गया, निलंबित हो गया, रद्द हो गया, तो आपकी जो संपत्ति उससे बनाई हुई संपत्ति भी जब्त हो सकती है। ये बहुत कड़ा कानून है। और खास तौर पे जो क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा, साउथ में ज्यादातर वही है, केरल में और तमिलनाडु में, वो बहुत ज्यादा इससे परेशान है। पूरे देश में भी है, क्रिश्चियन वाले ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं, सबसे अधिक चंदा उन्हीं को मिलता है। तो ये कानून का डेट जो है वो सोमवार को फिक्स किया गया है। कल का दिन देखते हैं कौन कौन सा आता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है बढ़ाने वाला जो है, संख्या बढ़ाने का है, वो 37 करने का है, तो वो भी बिल आ जाएगा। वो छोटे मोटे बिल हैं, लेकिन मेन जो है एफसीआरए का बिल है जिसको आना है वो सोमवार को आएगा। आज हमारी बातचीत हुई थी, किरण रिजिजू से भी बात हुई, बाकी सब नेताओं से भी बातचीत हुई कि क्या चल रहा है वहां पे उस कानून को, परिसीमन और महिला आरक्षण को। लेकिन मेन कानून वही दोनों है जिसमें संविधान संशोधन होना है और 2/3 बहुमत चाहिए। लोगों का, जो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि 2/3 की जो बहुमत की जरूरत है वो हमने प्राप्त कर लिया है। उसका अलग से वीडियो हमने बना के बताया है कि कैसे कैसे कहां कहां से हो रहा है, आप जाके देख सकते हैं उसको। लेकिन उसका डेट तय नहीं है। और ये जब जानना चाहे कि डेट क्यों नहीं तय हुआ, तो उन्होंने कहा कंफर्टेबल मेजोरिटी तो 2/3 की आ गई है, लेकिन अगर 2-4 सांसद भी इधर उधर हो गए अंतिम समय में तो बिल फिर गिर सकता है। जैसे 17 अप्रैल को जो सरकार की हार हुई थी, किरकिरी हुई थी, वो किरकिरी न हो इसके लिए कुछ और व्यवस्था की जा रही है कि कंफर्टेबल से भी थोड़ा सा ज्यादा 8-10 सांसद एक्स्ट्रा हो जाए, कि अगर कुछ सांसद, कुछ पार्टियां अगर बैकअप भी करें, पीछे हट जाएं, उस वक्त अंतिम समय में, वोटिंग समय में साथ न दें, तो भी वो बिल पास हो जाए। वो बिल पास कराना जरूरी है, लेकिन आएगा इसी सत्र में, ये आज कंफर्म कर दिया गया है। तो ये आज कुल संसद की स्थिति रही। ये सब होता रहा, कांग्रेस की डिमांड चलती रही, वो हमला करते रहे अमित शाह पे। अब वो अलग से आपको बताएंगे कि उस हमले की क्या स्थिति है, उसका पॉलिटिकल मायने क्या है, बाकी विपक्षी दल क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, उसमें अलग से हम फिर बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।